हेलो दोस्तों। मेरा नाम अशोक है और मेरी पत्नी का नाम निर्मला है। हमारी शादी को ज़्यादा समय नहीं हुआ था। हमने एक दूसरे से प्यार किया था और परिवार वालों की रजामंदी से शादी की थी। शादी के बाद की ज़िंदगी बहुत सुकून से गुजर रही थी। हमारे बीच छोटी छोटी बातों पर हंसी मजाक होता था और हम दोनों को लगता था कि ज़िंदगी में इससे ज़्यादा खुशी शायद किसी को नहीं मिल सकती। परिवार वाले भी हमें अपना चुके थे। त्योहार पर हम दोनों कभी मेरे घर जाते तो कभी निर्मला के मायके। हर जगह हमारा स्वागत होता। लेकिन कुछ समय बाद एक सवाल हर जगह हमारा इंतजार करता, अब खुशखबरी कब सुना रहे हो। शुरू में हम दोनों मुस्कुराकर बात टाल देते क्योंकि हमने तय किया था कि अभी कुछ समय सिर्फ एक दूसरे के साथ बिताएंगे। मुझे बच्चे से कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन मुझे लगता था कि जिम्मेदारी उठाने से पहले थोड़ा समझ जाना चाहिए। दूसरी तरफ निर्मला का दिल तो जैसे बच्चों के लिए धड़कता था। वह जहाँ भी किसी छोटे बच्चे को देखती उसके चेहरे पर अलग ही मुस्कान आ जाती। किसी रिश्तेदार के घर जाती तो सबसे पहले बच्चों के बीच जाकर बैठ जाती। एक दिन मैं ऑफिस से लौटा तो उसने एक छोटा सा डिब्बा मेरे हाथ में रख दिया। मैंने खोला तो उसके अंदर छोटे छोटे कपड़े, एक नन्ही टोपी और बच्चे के मोजे रखे हुए थे। मैं उसे देखकर मुस्कुराने लगा और पूछा, ये सब कब लिया? वह हंसते हुए बोली, जब हम हनीमून पर गए थे तभी एक दुकान पर यह सब देखा तो अपने आप को रोक नहीं पाई। मैंने सोचा कभी न कभी तो इसकी जरूरत पड़ेगी। मैंने मजाक में कहा, पहले बच्चा तो आने दो, तुमने तो पहले से ही पूरी तैयारी कर ली। वह मुस्कुराई और बोली, सपना पहले देखा जाता है फिर पूरा होता है। मैं चाहती हूँ कि जब हमारा बच्चा इस दुनिया में आए तो उसे किसी चीज़ की कमी महसूस न हो। उसकी आंखों में उस समय जो चमक थी उसे देखकर मुझे एहसास हुआ कि माँ बनने की इच्छा उसके दिल में कितनी गहराई तक बस चुकी है। कभी वह कहती कि अगर बेटा हुआ तो उसका नाम विजय रखेंगे और अगर बेटी हुई तो शांति। मैं हंसकर कहता, नाम भी सोच लिए? वह मुस्कुराकर कहती, नाम नहीं, पूरे अब सपने सोच लिए हैं। समय गुजरता गया और आखिर हमने भी फैसला किया कि अब परिवार बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन महीने बीते गए और हर बार उम्मीद बनकर टूट जाती। हर महीने निर्मला पूरे विश्वास के साथ इंतजार करती और जब परिणाम उम्मीद के अनुसार नहीं आता तो कई दिनों तक उदास रहती। उसका खाना कम हो जाता और वह पहले जैसी हंसती भी नहीं थी। मुझे उसकी हालत देखकर बहुत दुख होता था। एक दिन उसने खुद ही कहा, हमें डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। मैंने भी हामी भर दी क्योंकि मुझे लगा कि अगर जांच हो जाएगी तो कम से कम मन का डर खत्म हो जाएगा। डॉक्टर ने कुछ ज़रूरी जांच लिख दी और कहा कि रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ साफ हो सकता है। 2 दिन बाद जब रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने उसे ध्यान से देखा और फिर हमारी तरफ देखकर कहा कि बेहतर होगा आप एक विशेषज्ञ से भी मिल लें। उन्होंने हमें डॉक्टर के मिलन के पास भेज दिया। डॉक्टर मिलन शहर के जाने माने विशेषज्ञ थे। मैं जैसे उनके क्लिनिक में पहुंचा, मुझे लगा कि मैं इन्हें पहले भी कहीं देख चुका हूं। थोड़ी देर बाद याद आया कि कॉलेज के दिनों में ये हमारे को मेडिकल विंग में पढ़ते थे। उन्होंने भी मुझे पहचान लिया। पुराने परिचय की वजह से बातचीत आसान हो गई। उन्होंने कुछ और जांच लिखी और कहा कि 2 दिन बाद रिपोर्ट तैयार मिल जाएंगी। रिपोर्ट वाले दिन निर्मला भी साथ जाना चाहती थी, लेकिन मैंने उसे घर पर ही रहने को कहा। मैंने सोचा अगर वो कोई मुश्किल बात हुई तो पहले मैं खुद संभाल लूंगा, फिर उसे बताऊंगा। जब मैं डॉक्टर के सामने बैठा तो उनके चेहरे की गंभीरता देखकर मेरा दिल बैठ गया। उन्होंने रिपोर्ट मेरी तरफ बढ़ाई और धीरे से बताया कि पहले मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। उन्होंने निर्मला को कुछ देर बाहर बैठने के लिए कहा, फिर मेरी तरफ देखकर बोले कि तुम्हारी पत्नी की रिपोर्ट सामान्य है, लेकिन तुम्हारी रिपोर्ट में ऐसी समस्या दिखाई दे रही है जिसकी वजह से प्राकृतिक रूप से पिता बन पाना संभव नहीं है। ये सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे लगा जैसे मेरी पूरी दुनिया एक पल में बिखर गई हो। कुछ देर तक मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। मेरे मन में सबसे पहला ख्याल निर्मला का आया। मुझे पता था कि वह माँ बनने का सपना देखती है। अगर उसे ये सच पता चला तो वह टूट जाएगी। मैंने डॉक्टर से कहा, अगर यह बात उसे भी पता चल गई तो वह बहुत बड़ा सदमा सह नहीं पाएगी। डॉक्टर ने मुझे समझाया कि पति पत्नी के बीच सच नहीं छिपाना चाहिए, क्योंकि देर से बताया गया सच अक्सर रिश्ते को ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। उनकी बात सही थी, लेकिन उस समय मेरा डर मेरी समझ से बड़ा था। मैंने उनसे विनती की कि फिलहाल यह बात से सिर्फ हमारे बीच रहने दे। मैं इस सही समय देखकर खुद निर्मला को सब सच बता दूंगा। डॉक्टर ने काफ़ी देर तक मुझे समझाया, लेकिन मैं अपने फैसले पर अड़ा रहा। भारी मन से मैं रिपोर्ट लेकर घर लौट आया। दरवाजा खुलते ही निर्मला मेरे सामने आ गई। उसकी आंखों में उम्मीद साफ दिखाई दे रही थी। उसने सबसे पहला सवाल यही किया, डॉक्टर ने क्या कहा? मैं कुछ पल तक उसकी तरफ देखता रहा, लेकिन मेरे मुंह से सच नहीं निकल पाया। मैंने बस इतना कहा कि डॉक्टर का कहना है कि अभी मैं थोड़ा और इलाज करवाना होगा, जल्दी निराश होने की जरूरत नहीं है। मेरी बात सुनते उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उस रात उसने ठीक से खाना भी नहीं खाया। मैं पूरी रात जागता रहा। उस दिन के बाद हमारी ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई। पहले जहाँ हमारे घर में हंसी गूंजती थी, अब वहाँ अक्सर खामोशी रहती थी। निर्मला बाहर से खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करती, लेकिन मैं जानता था कि वह अंदर ही अंदर टूट रही है।
हर महीने उसके चेहरे पर एक नई उम्मीद दिखाई देती और कुछ दिनों बाद वही उम्मीद उसकी आंखों के आंसुओं में बदल जाती। मैं उसे समझाता कि ज़िंदगी सिर्फ बच्चों के सहारे नहीं चलती, हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं। यही सबसे बड़ी बात है, लेकिन वह हल्की सी मुस्कान देकर बात टाल देती। मुझे महसूस होने लगा था कि उसके लिए माँ बनने का सपना सिर्फ एक इच्छा नहीं बल्कि उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका था। एक दिन उसने कहा कि शायद हमें किसी और डॉक्टर को भी दिखाना चाहिए। मैंने समझाया कि जिस डॉक्टर से हमें मिले हैं वह बहुत अनुभवी है। बिना वजह बार बार जांच करवाने से सिर्फ पैसे और उम्मीद दोनों खत्म होंगे। लेकिन वह मानने को तैयार नहीं थी। कभी किसी वैद्य के बारे में सुनती तो वहां जाने की बात करती, कभी किसी घरेलू नुस्खे की जानकारी मिलती तो उसे अपनाने लगती। मैं जितना उसे रोकता वह उतनी ही कोशिश बढ़ा देती। उसका कहना था कि अगर उम्मीद छोड़ दी तो भगवान भी मदद नहीं करेगा। धीरे धीरे उसने दवाइयाँ और नुस्खों पर इतना भरोसा करना शुरू कर दिया कि उसकी सेहत पर असर पड़ने लगा। कई बार दवा खाने के बाद उसे कमजोरी महसूस होती, कभी हाथों में सूजन आ जाती, तो कभी पूरे दिन चक्कर आते। मैं उसे डांटता कि बिना डॉक्टर की सलाह कुछ मत लिया करो, लेकिन वह सिर्फ इतना कहती कि अगर इससे हमारी ज़िंदगी बदल गई तो यह तकलीफ भी मंजूर है। मैं उसकी बातें सुनकर चुप हो जाता क्योंकि उसके दर्द का जवाब मेरे पास नहीं था। समय बीतता गया और देखते ही देखते 1 साल गुजर गया, फिर दूसरा साल भी निकल गया। रिश्तेदार की बातें अब पहले से ज़्यादा चुभने लगी थी। कोई हंसते हुए पूछता अभी तक खुशखबरी नहीं आई, कोई सलाह देता कि किसी बड़े अस्पताल में दिखाओ। कुछ लोग तो सीधे निर्मला को ही दोष देने लगते। मैं हर बार उसके सामने ढाल बनकर खड़ा हो जाता, लेकिन हर ताना उसके दिल में उतर जाता। कई बार मैं देखता कि घर लौटने के बाद वह अकेले कमरे में बैठकर रोती रहती है। एक दिन उसने मुझसे कहा, अगर सचमुच हमारे नसीब में बच्चा नहीं है तो क्या हम किसी बच्चे को गोद नहीं ले सकते? उसकी ये बात सुनकर मैं कुछ पल के लिए चुप रह गया। मैंने सोचा शायद अब वह धीरे धीरे इस सच्चाई को स्वीकार कर रही है, लेकिन अगले ही पल उसने खुद ही सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं अभी हार नहीं मानूंगी। मुझे विश्वास है भगवान एक दिन जरूर हमारी सुनेंगे। मैं चाहता था कि वह इस उम्मीद में खुद को ख़त्म न कर दे, लेकिन उसे समझाना आसान नहीं था। समय के साथ-साथ हमारे मोहल्ले के लोग भी हमारी निजी ज़िंदगी पर बातें करने लगे। किसी के घर बच्चा होता, तो गोद भराई में पूरे मोहल्ले को बुलाया जाता, लेकिन निर्मला को अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता। कुछ महिलाएं उसके सामने ही कह देती कि ऐसी रस्मों में वही औरतें अच्छी लगती हैं जिनकी गोद भरी हो। मैं सब सुनकर अंदर से जल उठता, लेकिन हर किसी से लड़ना भी संभव नहीं था। उस दिन घर लौटकर निर्मला देर तक खिड़की के पास खड़ी रही। उसने सिर्फ इतना कहा, शायद लोगों की नज़र में औरत की पहचान सिर्फ माँ बनने से होती है। उसकी यह बात सुनकर मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैंने सिर्फ उसका हाथ पकड़ लिया। 7 साल बीतते बीतते मैंने उसे मुस्कुराते हुए बहुत कम देखा था। उसके चेहरे की चमक जैसे कहीं खो गई थी। वह पहले की तरह सस्ती भी नहीं थी। अलमारी में रखे नए कपड़े वैसे ही पड़े रहते। कभी मैं कहता चलो कहीं घूम आते हैं, तो वह कहती मन नहीं है। मुझे लगता था अगर यह माहौल बदल जाए तो शायद उसकी ज़िंदगी भी बदल जाए। इसी बीच जिस मकान में हम किराए पर रहते थे उसका किराया काफ़ी बढ़ गया था। मैंने हिसाब लगाया तो समझ आया कि अब वहाँ रहना हमारे लिए मुश्किल होगा। मैंने नया घर ढूँढना शुरू किया। कुछ दिनों बाद एक बिल्डिंग में छोटा-सा फ्लैट मिल गया। जगह शांत थी और वहाँ लोग भी एक-दूसरे के काम में ज़्यादा दखल नहीं देते थे। मुझे लगा शायद यहाँ आकर निर्मला को पुराने माहौल से राहत मिलेगी। हमने सामान बाँधना शुरू किया। मैंने उसे कई डिब्बे लाकर दिए और कहा ज़रूरी सामान अलग रखना, बाकी बाद में देख लेंगे। घर बदलने की भागदौड़ में काफ़ी पुराना सामान भी निकल आया। कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनका हमें कोई उपयोग नहीं था। मैंने कहा इन्हें छोड़ देते हैं, लेकिन निर्मला हर डिब्बा खोलकर ध्यान से देखने लगी। उसका कहना था कि कहीं कोई ज़रूरी कागज़ या यादगार चीज़ न रह जाए। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने काम में लग गया। कुछ दिनों बाद हम नए फ्लैट में रहने आ गए। शुरुआत में सब कुछ अच्छा लगा। यहाँ कोई हमें जानता नहीं था, इसलिए पुराने सवाल भी नहीं थे। निर्मला भी कुछ हल्की नज़र आने लगी। वह बालकनी में बैठकर पौधों की देखभाल करती है और कभी-कभी मुस्कुराते हुए चाय भी पिलाती है। मुझे लगा शायद ज़िंदगी फिर से पटरी पर लौट रही है। हमारे सामने वाले फ्लैट में एक युवक रहता था, जिसका नाम जिग्नेश था। वह नौकरी करता था और अकेला रहता था। एक दिन वह ऑफिस से लौटा, तो वह दरवाजे पर खड़ा निर्मला से किसी घरेलू सामान के बारे में बात कर रहा था। मुझे देखकर उसने मुस्कुराकर नमस्ते की और अपना परिचय दिया। मैंने भी सामान्य तरीके से बात की। उसके जाने के बाद मैंने निर्मला से कहा, पड़ोसी अच्छे हो तो ज़िंदगी आसान हो जाती है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखा करो। वह हँसते हुए बोली, वह तो छोटे भाई जैसा है। मैंने भी बात वहीं ख़त्म कर दी, लेकिन जाने क्यों मेरे मन में हल्की सी बेचैनी रह गई। शायद ये सिर्फ एक पति की सामान्य चिंता थी। समय गुजरने लगा। जिग्नेश कभी चीनी मांगने आ जाता, कभी चाय पत्ती, तो कभी छोटा सा सामान। निर्मला उसे पड़ोसी समझकर मदद कर देती। मैंने कभी कोई गलत बात नहीं देखी, लेकिन फिर भी मन में डर
एक अनजाना डर बैठा रहता, शायद इसीलिए क्योंकि मैं अपनी सबसे बड़ी सच्चाई अकेले ढो रहा था। मुझे हर वक्त यही डर रहता था कि अगर कभी मेरा छिपाया हुआ सच सामने आ गया तो सब कुछ बिखर जाएगा। नए फ्लैट में कोई हमारी निजी ज़िंदगी के बारे में नहीं जानता था। निर्मला भी पहले से थोड़ी शांत रहने लगी थी। हालांकि उसके मन में माँ बनने की इच्छा आज भी उतनी ही थी, लेकिन अब वह पहले की तरह हर समय इस बारे में बात नहीं करती थी। मैं यही समझ रहा था कि शायद उसने हालत को स्वीकार करना शुरू कर दिया है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह चुप ज़रूर थी, पर हार नहीं मानी थी। एक दिन ऑफ़िस जाने से पहले उसने मुझसे कहा कि आज मैं एक महिला डॉक्टर से मिलने जा रही हूँ। किसी ने उनका नाम बताया है। मैंने उसे समझाया कि इतने सालों में हम बहुत ही जगह जा चुके हैं, अब खुद को और परेशान मत करो। उसने मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहा कि आखिरी बार कोशिश कर लेने में क्या बुराई है। मैं ज़्यादा बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए चुपचाप ऑफ़िस से ला गया। शाम को घर लौटा तो घर का नज़ारा देखकर मैं कुछ पल के लिए वहीं रुक गया। पूरे घर में फूल सजे हुए थे, छोटे-छोटे दिए जल रहे थे, कमरे में हल्की सी खुशबू फैली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे घर में कोई बहुत बड़ी खुशी आई हो। मैं अंदर गया तो निर्मला सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। कई साल बाद उसके चेहरे पर वैसी चमक दिखाई दे रही थी, जैसे शादी के शुरुआती दिनों में हुआ करती थी। उसने अपने हाथ में एक छोटा-सा डिब्बा पकड़ा हुआ था। वह मेरे पास आई और बिना कुछ बोले वह डिब्बा मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने हैरानी से उसे खोला। अंदर एक प्रेगनेंसी टेस्ट किट थी, जिस पर परिणाम सकारात्मक दिखाई दे रहा था। मेरे हाथ वहीं रुक गए। कुछ पल तक मैं कुछ समझ ही नहीं पाया। निर्मला की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने मुझे गले लगा लिया और बोली, आज भगवान ने हमारी सुन ली और मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं बिल्कुल चुप खड़ा था। वह बार बार कह रही थी कि मुझे पता है आपको विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन मैंने एक बार नहीं कई बार जांच की है। फिर उसने कुछ मेडिकल रिपोर्ट भी मेरे हाथ में रख दी। रिपोर्ट में भी शुरुआती गर्भावस्था की पुष्टि लिखी थी। मैं रिपोर्ट देख रहा था, लेकिन मेरे मन में खुशी नहीं बल्कि सवाल उठ रहे थे। 7 साल तक ऐसा कुछ नहीं हुआ था और अब अचानक ये कैसे संभव हो गया। मैंने अपने चेहरे पर कोई शक जाहिर नहीं होने दिया। मैंने उसे बधाई दी, लेकिन अंदर से मैं पूरी तरह उलझ चुका था। अगले ही दिन वह बच्चे की तैयारी में लग गई। उसने कहा अब कुछ ज़रूरी सामान लेना होगा। मैंने उसे पैसे दे दिए, लेकिन मेरे मन का तूफान शांत नहीं हो रहा था। उसी दौरान मेरी नज़र फिर से जिग्नेश पर जाने लगी। वह पहले की तरह कभी-कभी घर आ जाता, कभी किसी चीज़ की ज़रूरत बताता, तो कभी हाल-चाल पूछ लेता। मैंने कभी कोई ऐसी बात नहीं देखी जिससे सीधे उस पर शक किया जा सके। लेकिन मेरे मन में बैठे डर ने हर छोटी बात को बड़ा बनाना शुरू कर दिया। मैं खुद को समझाता कि बिना वजह किसी पर शक करना ठीक नहीं, लेकिन फिर वही सवाल सामने आ जाता कि अगर मैं पिता नहीं बन सकता तो ये सब कैसे हुआ। आखिर मैंने फैसला किया कि एक बार फिर डॉक्टर से मिलन से बात करनी चाहिए। मैं निर्मला को साथ लेकर अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर ने सामान्य जांच की और कहा कि शुरुआती रिपोर्ट ठीक है। मैंने बहाना बनाकर निर्मला को ब्लड टेस्ट के लिए बाहर भेज दिया और डॉक्टर के साथ अकेला रह गया। जैसे ही वह बाहर गई, मैंने डॉक्टर से पूछा, 7 साल पहले आपने जो कहा था, क्या उसमें कोई गलती हो सकती है? डॉक्टर ने शांत स्वर में कहा, मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर जो बताया गया था वह सही था। मैंने कहा, लेकिन अब तो मेरी पत्नी गर्भवती है। डॉक्टर ने जवाब दिया, कई बार शरीर में बदलाव आते हैं, लेकिन अगर तुम्हें अब भी संदेह है तो दोबारा जांच करवा लो, ताकि तुम्हारे मन का भ्रम खत्म हो जाए। मैंने उसी समय अपनी जांच करवाने का फैसला कर लिया। अगले दिन रिपोर्ट तैयार थी। मैं अकेला अस्पताल गया। रिपोर्ट देखते ही डॉक्टर ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारी स्थिति पहले जैसी ही है, मेडिकल रिपोर्ट में कोई बदलाव नहीं है। ये सुनते ही मेरे मन में जैसे सब कुछ टूट गया। अब मेरे सामने सिर्फ एक ही सवाल था, अगर मैं पिता नहीं बन सकता तो फिर ये बच्चा किसका है। मैं पूरे रास्ते यही सोचता हुआ घर लौटा। निर्मला पूरे उत्साह से बच्चे के भविष्य की बातें कर रही थी। वह छोटे छोटे कपड़े देखने लगी थी, कमरे की सजावट में बदलने की योजना बना रही थी, लेकिन मैं उसकी बातें सुन ही नहीं रहा था। मेरे अंदर यह विश्वास धीरे धीरे गुस्से में बदल रहा था। कई रातों तक मैं सो नहीं पाया। मैं हर बात को जोड़ने लगा, नया घर, नया पड़ोसी, अचानक आई खुशखबरी। मेरे मन में बिना किसी ठोस सबूत के अपने ही निष्कर्ष बना लिए। मैं चाहता तो शांत होकर सच जानने की कोशिश कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। एक रात आखिर मेरा धैर्य टूट गया। उस रात मेरे अंदर जमा हुआ हर सवाल एक साथ बाहर आ गया। मैंने निर्मला की तरफ देखते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सब कैसे हुआ। उसने हैरानी से मेरी तरफ देखा और बोली, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार मेरे मुंह से निकल ही गया, मुझे इस बच्चे के बारे में सच जानना है। निर्मला कुछ पल तक मुझे देखती रही, फिर उसने शांत आवाज में कहा, सच तो मैं भी जानना चाहती हूँ कि आपको आखिर किस बात का डर सता रहा है। मैंने गहरी सांस ली और पहली बार वह राज बता दिया जिसे 7 साल से मैंने अपने सीने में दबा कर रखा था। मैंने कहा, 7 साल पहले डॉक्टर ने तुमसे नहीं बल्कि मुझसे सच कहा था। समस्या तुम में नहीं थी। मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार मैं कभी प्राकृतिक रूप से पिता नहीं बन सकता था। मैंने डर और शर्म की वजह से यह बात तुमसे छुपा ली। मैंने डॉक्टर से भी कहा था कि वह तुम्हारे सामने पूरी सच्चाई न बताए। मुझे लगा था कि अगर समाज को यह पता चल गया तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे और तुम्हें भी बहुत कुछ सुनना पड़ेगा।
मैं गलत था, लेकिन उस समय मुझे यही सही रास्ता लगा। मेरी बात खत्म होते ही निर्मला कुछ सेकंड तक बिल्कुल शांत रही। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर एक अलग ही भाव था। उसने धीरे से ताली बजाई और बोली, आखिरकार आज तो मैंने अपने मुंह से सच स्वीकार कर ही लिया। मैं उसे हैरानी से देखने लगा। उसने अलमारी खोली और एक पुरानी फाइल मेरे सामने रख दी। फाइल खोलते ही मेरे हाथ कांपने लगे। उसके अंदर वही मेडिकल रिपोर्ट थी जिसे मैं 7 साल पहले हमेशा के लिए गायब समझ चुका था। निर्मला बोली, जब हम पुराने घर से सामान ला रहे थे तब मुझे रिपोर्ट उसी पुराने डिब्बे में मिली थी जिसे तुम बेकार समझ रहे थे। मैंने पूरी रिपोर्ट पढ़ी और उस दिन मुझे पता चल गया था कि सच्चाई क्या है। उस दिन मुझे सबसे ज़्यादा दुख इस बात का नहीं हुआ कि हमारे यहाँ संतान नहीं हो सकते। मुझे दर्द इस बात का हुआ कि जिस इंसान पर मैंने सबसे ज़्यादा भरोसा किया, उसी ने मुझे 7 साल तक अंधेरे में रखा। मैं इलाज के नाम पर कितनी दवाइयाँ खाती रही, कितनी रातें रोते हुए गुजारी, कितनी बार लोगों की बातें सुनी। हर कोई मुझे दोष देता रहा और तुम हर बार चुप रहे। अगर उस दिन तुम मुझसे सच कह देते तो शायद दर्द आधा रह जाता, क्योंकि हम दोनों मिलकर उसका सामना करते। मैंने धीमी आवाज में कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। निर्मला ने मेरी बात बीच में रोक दी। उसने कहा, किसी रिश्ते को सच बचाता है, झूठ नहीं। तुमने मुझे फैसला लेने का अधिकार भी नहीं दिया। तुमने मेरे हिस्से का सच भी मुझसे छीन लिया। मैंने घबराकर पूछा, लेकिन ये प्रेगनेंसी, डॉक्टर की रिपोर्ट, ये सब क्या था? निर्मला ने शांत आवाज में कहा, यह सब एक योजना थी। मैं वास्तव में माँ बनने वाली नहीं हूँ। मैंने सब इसलिए किया ताकि मुझे यकीन हो जाए कि तुम सच बोलोगे या फिर एक नया झूठ बना लोगे। अगर मैं सीधी रिपोर्ट दिखाकर सवाल करती तो शायद तुम फिर कोई बहाना बना देते। इसलिए मैंने वही रास्ता चुना जिससे तुम अपने दिल का बोझ खुद बाहर निकालो। डॉक्टर भी पूरी बात जानता था, क्योंकि मैंने उसे सारी सच्चाई बता दी थी। उसने सिर्फ मेरी मदद की ताकि तुम्हें सच स्वीकार करने का मौका मिल सके। ये सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अब मुझे समझ आ चुका था कि मैंने अपने ही हाथों अपना घर उजाड़ दिया है। मैं निर्मला के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। मैंने कहा, मुझे एक मौका और दे दो। मैं जिंदगी भर तुम्हारा विश्वास वापस जीतने की कोशिश करूंगा। निर्मला की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसकी आवाज़ बिल्कुल स्थिर थी। उसने कहा, 7 साल तक मैं हर दिन एक ऐसे अपराध की सजा भुगतती रही जो मैंने किया ही नहीं था। अब मुझे अपने लिए जीना सीखना है। मैं तुम्हें बुरा इंसान नहीं कहती, लेकिन तुमने जो किया उसने हमारे रिश्ते की नींव ही तोड़ दी है। भरोसा एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। अगले दिन उसने अपना सामान बांधा और अपने माता पिता के घर चली गई। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा कि अभी मुझे समय चाहिए। उसके जाने के बाद मैंने न जाने कितनी बार फ़ोन किया, संदेश भेजे, माफ़ी मांगी। हर बार यही उम्मीद की कि शायद वह लौट आएगी, लेकिन समय गुजरता गया। 6 महीने बीत गए। अब हमारे बीच एक कानूनी प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी थी। मैं हर रात यही सोचता था कि अगर उस दिन मैंने डर की जगह भरोसा चुना होता तो शायद आज मेरा घर बसा होता है। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।